तो कई साधारण सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे। एक परीक्षार्थी के तौर पर मेरे मन में भी कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल उभर रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर जो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसमें आपको लग रहा है किसी तरह का सवाल है, जवाब या कुछ बताना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो जेपीएससी को लेकर जो इसका इतिहास रहा है वो काफ़ी विवादित रहा है। इसमें दो मत नहीं है इस बात को लेकर। दूसरी ओर क्या है कि इसमें निरंतरता नहीं रही है। सरकारें जिनकी भी रही हैं, बहुत कम कोशिश हुई है कि इनको निरंतर किया जाए। खासकर छठा जेपीएससी 4 साल जो परीक्षार्थियों का खा गया, वो सही में एक सदमे की तरह से है। तो जैसे शुरुआती चक्र में ही, जैसे परीक्षा कैलेंडर, मतलब परीक्षा कैलेंडर अगर आता भी है तो बदलना तय है, यह तो तय माना जाता है। मतलब एक कोई नियत नहीं है कि भाई जनवरी में या मार्च में या किसी एक नियत समय में एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया जेपीएससी का या जेएसएससी का भी। और जेपीएससी और जेएसएससी के पास जितने भी अधियाचनाएं आए वो उस साल में अपने हिसाब से जो है तय कर ले, कब पीटी है, मेंस है, क्या लेना है, और उसके हिसाब से जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दे। इससे दो चीजें होंगी। एक तो जो लंबा समय लगता है परीक्षाओं के निपटने का, वो नहीं होगा। इंतजार में उम्र गुजर जा रही हैं लोगों के। आखिर किसके उम्र जा रहे हैं? झारखंडियों के। झारखंडियों के पास है क्या? खेती, इसके अलावा बाहर में काम करना, उद्योग धंधे काफी कम है। तो बाहर में काम करने लोग यहां बड़ी मात्रा में जाते हैं। अगर ये चीजें ना हो, अगर परीक्षा की कैलेंडर तैयार हो, तो लोगों को एक भरोसा कायम होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को नियमित करने के लिए, और उनमें जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको मिटाने के लिए। और उस कैलेंडर को पालन भी करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वो कैलेंडर फिर जो है आपका लेना है 2 तारीख को और फिर चला गया वो 10 को या 15 को। मतलब महीना छोड़ दीजिए, 2-3 महीने, मतलब कब होगा ये भी नहीं पता चल पाता है। कैलेंडर एक बार विफल हो जाए तो कैलेंडर का एकदम अक्षरशः पालन जो है बहुत जरूरी है। तो परीक्षा कैलेंडर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर परीक्षार्थी के मन में जरूर इस बात को लेकर सवाल होता है कि आखिर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी करती हैं क्यों नहीं, और अगर करती हैं तो उसका पालन क्यों नहीं करती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परीक्षाओं में निरंतरता की कमी है। मतलब कब अधियाचना आएगी, कब एग्जाम होगा, या किसका एग्जाम कब है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो नियमित अगर कैलेंडर निकाला जाए, सरकार जितनी अधियाचनाएं भेजती है दिसंबर या कहें तो फरवरी तक या जो भी है, जब भी, क्योंकि कई बार अधियाचनाएं जाती हैं, तो उसका एक समय सीमा तय कर दिया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह से बना दिया जाए सिस्टम कि वो अपने नियत समय पर अधियाचनाएं जेपीएससी या जेएसएससी के पास चली जाएं, तो फिर आसानी से पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि कब क्या होने वाला है। उसके हिसाब से वो अपना भविष्य का प्लान बना सकता है। विलंब होना, खैर विलंब होने के तो कई कारण हैं, वो आपको नीचे भी पता चलेंगे उसको लेकर। अगर परीक्षा के कैलेंडर आ जाता है और अगर उसका पालन होता है तो फिर यह समस्या दूर हो जाएगी। भर्ती नियमावली में बदली, कब कब बदली नहीं हुआ। 5वां जेपीएससी, अगर मैं उससे पहले तो खैर बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं 5th से अगर देखता हूँ तो 5th में जैसे लैंग्वेज के मार्क्स पढ़ाए गए, 6th में पूरा सिलेबस आपका बदल दिया गया उसमें। उसके बाद भी जो है आरक्षण को लेकर रूल नियम बदलते रहते हैं। तो ये हर बार अगर एक नया रूल और नया सिचुएशन स्टूडेंट के साथ पैदा कर दिया जाए, वो भी मतलब एक स्टूडेंट्स क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि आखिर नियम कानून किस तरह से बन रहे हैं। उसको तो भाई सिलेबस देखेगा कि वो नियम कानून में फंसेगा, वो नियम कानून पढ़ेगा कि क्या क्या है, या फिर वो सिलेबस पढ़ेगा। तो हर साल नियम कानून, एक नियम एक बार बना दिया जाए। क्या झारखंड में विशेषज्ञों की कमी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो वैसे विशेषज्ञों को बिठाकर एक ऐसा नियम कानून तैयार कर लिया जाए जिनको बदलना पड़े, कम से कम कुछ समय के लिए तो बदलना ना पड़े, 10 साल 15 साल के लिए वो अस्थायी हो जाए। ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि
बार बार आरक्षण को लेकर और कई तरह के सवाल जो उठते हैं वो ना उठे, उन्हें फेरबदल ना करना पड़े। रिजल्ट तैयार किया किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर कई तरह के जो है शंकाएं मन में होती हैं और उसमें फेरबदल होते रहता है। विधानसभा तो सवालों से भरा पड़ा रहता है हर साल। जेपीएससी के मुद्दों के कारण विधानसभा का काफी टाइम बर्बाद होता है। तो इतना कीमती समय विधानसभा का, जनता का, परीक्षार्थियों का क्यों बर्बाद हो? तो एक बार रूल जो है वो ढंग से बना लिया जाना चाहिए। उम्र सीमा में छूट, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हर तरीके से जो है झारखंड के छात्र ठगे जा रहे हैं। ये किया जा सकता है कि सिर्फ झारखंड के जो लोकल स्थानीय हैं, जिनको स्थानीयता जमा करना पड़ता है, उनको ही उम्र सीमा में छूट दिया जा सकता है। उनके लिए मैक्सिमम एज अधिक रखा जा सकता है, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए। पिछले देखा जाए मतलब 5वां हो, 6ठा हो, मतलब अब तक कितनी एग्जाम हुए हैं, मतलब कहा जाए तो नाम के जो है यह 14th है। हर साल एग्जाम हुए ऐसा तो है नहीं, और अभी वो कंटिन्यूटी भी बरकरार नहीं हो पाया है। हर साल एग्जाम हो, सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि भाई हम इसमें इस तरह से उम्र सीमा को रखे हैं यहाँ तक और इसको इस तरह से कम करेंगे, ना कि किसी भी आधार पर कभी 2022, कभी 2016, कभी 18। मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि अगली बार हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर आज एक नियम बना दिया जाता है कि नहीं, अभी अगर एज लिमिट आपका 2018 या 19 जो भी था 2020 ही कर दिया गया, अब इसके बाद हर एग्ज़ाम हर साल लिया जाए और हर बार 2-2 साल घटा दिया जाए या 3 साल ही घटा दिया जाए हर नेक्स्ट में। अगर 2 साल भी हर साल घटा दिया जाता है तो आने वाला 5 साल में वो पूरा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, किसी के मन में कोई शंका भी नहीं रहेगा कि अगली बार हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर उसको तैयारी के लिए वो बेहिचक तैयारी कर पाएगा। और झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ ये न्याय भी होगा, क्योंकि कई तरीके से एग्ज़ाम देर होने में, आंदोलन के कारण, गलत रिजल्ट, कोर्ट कचहरी के कारण जो है, गलत नियमावली के कारण एग्ज़ाम टलते गए हैं, एग्ज़ाम फंसते गए हैं। और भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है। वर्तमान सरकार ने बहुत हिम्मत के साथ में 5वीं जेपीएससी से लेकर अब तक भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया। तो जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके कारण कितने पीड़ित रहे हैं, जो सफल हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। आखिर उनको क्यों ना मौका दिया जाए? तो उम्र छूट जो है इसके लिए कोई नियम बनाया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस हम आज 21 मान रहे हैं, 22 मान रहे हैं या 23 मान रहे हैं। उसके लिए कोई एक आधार तय किया जाना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस को लेकर कई राज्यों में 40+ भी हैं, तो क्या वो काम नहीं कर पा रहे हैं? और झारखंड जैसे राज्य में जहां शिक्षा का दर कम है, जहां पर रोजगार कम है, जहां ईमानदार सेवकों की जरूरत है, उसके लिए जरूरी है कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए ताकि अच्छे और कर्मठ लोग आए। कम उम्र का होना वो भ्रष्टाचार रहित होना नहीं बतलाता है। तो उम्र सीमा में छूट का कोई स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। स्थानीयता और आरक्षण रोस्टर का विवाद ये भी हमेशा होता है। 6ठा जेपीएससी का भी जो फाइनल रिजल्ट है, फिर वो आरक्षण रोस्टर में फंस गया है। तो आरक्षण का क्लियरिटी नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स अगर BC1, BC2 या ST SC है, उसको सोचना पड़ता है कि हम आरक्षण में भरें या जनरल में भरें, क्लियर नहीं है। अब भाई उतना जो लीगल लैंग्वेज है उसको कितने लोग समझ पाएंगे? क्या उसके लिए बाकायदा वकील रखा जाए, हर स्टूडेंट्स वकील के पास पहले सजेशन ले, फिर उसके बाद एग्जाम भरे? तो इसलिए जरूरी है कि इसको क्लियर किया जाए, सामान्य शब्दों में क्लियर किया जाए, न कि उसको लीगल पॉइंट से लिखा जाए। ये कोई कानूनी किताब तो है नहीं। एक परीक्षार्थी के लिए नोटिफिकेशन निकलता है तो उसको क्यों नहीं एकदम साधारण शब्दों में आम आदमी भी समझे उस तरह से लिखा जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये तैयार होगा। बल्कि उसमें ये बता भी दिया जाए कि हाँ अगर आप ST हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कीजिए, अगर आप OBC हैं तो इसमें इस तरह से अप्लाई कीजिए। ये क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अस्पष्ट सिलेबस, जैसे CDPO का सिलेबस है या प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है,
मतलब क्लियर नहीं है जीएस को लेकर कि क्या होगा, बस इतिहास भूगोल ऐसे लिख दिया गया है। आप क्या पढ़ना, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मॉडर्न हिस्ट्री पूछिएगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, आप कुछ और पूछ लीजिएगा। सीडीपीओ में साइंस कह के जो है रेलवे टेक्निकल का सवाल घुसा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? या तो आप साधारण सवाल पूछिए जैसे पूछे जाते हैं नॉर्मल, तो एक सिलेबस जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर क्या पूछा जाना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि टॉपिक क्लियरिटी की बात की जा रही है, नहीं। आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें आधुनिक भारत महत्व पढ़ना है तो आधुनिक भारत लोग पढ़ेंगे, उसमें इस तरह के जो है स्पष्टता होनी चाहिए सिलेबस में। अदरवाइज ये होता जैसे इसमें अगर अस्पष्ट सिलेबस है तो स्पष्ट मानिए कि कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो लोगों के मन में शंकाएं पैदा करती हैं। अब झारखंड के स्टूडेंट के साथ एक और समस्या क्या है कि अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं तो फिर किसी का तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो क्यों नहीं इसको यूपीएससी के अनुरूप बना दिया जाए इस सिलेबस को, या यूपीएससी के सिलेबस को ही अपना लिया जाए। बाकी आपका झारखंड अलग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या झारखंड का एक पेपर मेंस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पीटी में तो झारखंड है ही, मेंस में एक पेपर झारखंड का इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अलग से, और यूपीएससी के लेवल के बराबर का पेपर। उससे एक फायदा यह है कि झारखंड के छात्र सिर्फ जेपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, साथ में यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी, उसका आधार तैयार हो जाएगा। तो वो दोनों एग्जाम को एक साथ डील कर सकते हैं, और ये दोनों मतलब यूपीएससी और जेपीएससी दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे माइंड हो जो यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जेपीएससी पर ज़्यादा फोकस है इसलिए जेपीएससी में चले जाते हैं। या फिर हो सकता है कई ऐसे माइंड हैं जो जेपीएससी पर फोकस नहीं है, यूपीएससी पर फोकस है, तो जेपीएससी छोड़ देते हैं या बहुत देर से आते हैं। एज लिमिट का जो मतलब एज का जो दिक्कत है वो इसके कारण भी है, क्योंकि साधारणतः होता है कि पहले यूपीएससी तैयारी कर लेते हैं फिर जेपीएससी में आएंगे। तो इसलिए यूपीएससी के अनुरूप सिलेबस किया जाना चाहिए, साथ ही साथ आपका उसमें मेंस में झारखंड का स्पेशल पेपर जोड़ा जाना चाहिए। सिलेबस जिसका भी निकले, चाहे सीडीपीओ हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ भी हो, जीएस पेपर को क्लियर रखिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके कारण जो है इसकी बात की संभावना बहुत ज़्यादा होता है कि धांधलियाँ हो जाए। एक छोटा सा हिंट भी जो है ऊपर से नीचे कर देता है मेरिट लिस्ट को। हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भारी विसंगतियाँ मिलती हैं क्वेश्चन पेपर में, पीटी में, मेंस में, एफआरओ, एसीएफ के क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए हिंदी इंग्लिश में किस तरह से उसको जो है भेद है, मतलब हिंदी तो पढ़ना मुश्किल है, आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये तय किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर तस्दीक किया जाना चाहिए कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मानक माना जाए, किसी एक को नहीं। भाई आप अंग्रेजी को मानक मान लेते हैं, यहाँ झारखंड हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो झारखंड का हिंदी भाषी स्टूडेंट्स क्या अंग्रेजी पढ़ेगा पहले, फिर देखेगा कि मेरा हिंदी सही है कि नहीं है उसमें, तब वो गोल घेरा मारेगा। स्पष्ट रूप से दोनों को मानक माना जाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी अंग्रेजी को मानक मान के हिंदी को कमतर कर दे रहा है, तो दोनों को मानक माना जाना चाहिए। और साथ ही साथ ट्रांसलेशन जब किया जाए तो उसको चेक किया जाना चाहिए कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है। पीटी आंसर की में गलत प्रश्न और विवादित उत्तर, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि जिसमें 2-3 जो है रिवाइज्ड आंसर की ना निकले। ऐसा क्यों? साधारण सवाल, एक बार भगवान बिरसा मुंडा का जो ये है मतलब संबंधित स्थल वो संथाल परगना दिखा दिया गया, ऐसा क्यों? आखिर वे लोग कहां से आते हैं जो ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हैं, आंसर तैयार करते हैं? सवाल 2-3 चीजें की जा सकती हैं, या पहला नंबर एकेडमिक किताबों से ही सवाल तैयार किए जाएं, सबसे फर्स्ट नंबर ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो सवाल तैयार किए जाए वो वैसे शिक्षकों से किए जाए जो रियली में जानकार हैं।
जिनके पास अनुभव है, जो विवादों में नहीं है, विशेषज्ञों की उत्तरदायिता फिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि साधारणतः मैं अगर एक जेपीएससी परीक्षार्थी तौर पर देखूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई ठीक है, 4-5 सवाल ऐसे होंगे जिसके उत्तर जो है वो किताबों से जो दिए सामग्री है उससे मैच नहीं करेगा, भले वो एनसीईआरटी क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो विसंगति होती है उसको दूर किया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन जो कमी मतलब जो गलतियां हैं उसको कम से कम 1-2 क्वेश्चन तक तो सिमटा जा सकता है, ये तो होना ही चाहिए। अब आते हैं, देखिए, परीक्षा संचालन, केंद्र प्रबंधन और मूल्यांकन को लेकर हमको ये समझ में नहीं आता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के छात्र को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप क्यों भेज रहे हैं। एक साधारण छात्र के लिए सेंटर में हेर फेर करना बहुत मुश्किल काम है, संभव नहीं है। तो क्यों नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो टाउन वाले को क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण वाले को सिटी क्षेत्र में दे सकते हैं। अगर सारी व्यवस्थाएं सशक्त हैं तो कुछ होगा ही नहीं। आप होम सेंटर दीजिए चाहे ना दीजिए, तो होम सेंटर देने में क्या दिक्कत है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना दिक्कत हो जाता है, ऊपर से झारखंड के गरीब क्षेत्रों के छात्रों को मतलब बड़ी मुश्किल से पैसा मतलब होता है, माँ बाप से कितना मांगे, कहाँ से जुटाए। कहीं भी एग्जाम देने जाइए 500 मिनिमम खर्च है, वो कहाँ से लेकर आए। एक दिन का मजदूरी भी नहीं है, 500 रुपये 2 दिन करना पड़ेगा। तो ये नजदीकी जिला केंद्र में क्यों नहीं दिया जा सकता है। पेपर लीक की अफवाह और अनियमितता पर त्वरित स्पष्टीकरण। कुछ भी घटना हो जाती है, मान लीजिए सोशल मीडिया में कोई इशू हुआ, पेपर में कुछ आया, तो ये होना चाहिए कि सरकार जो है, जेपीएससी, सरकार नहीं जेपीएससी, वो तुरंत उसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग तो कर ही सकती है, बता सकती है कि ये है उसमें। तो जिस तरह से है जेपीएससी, कई आयोग करते हैं। आखिर जो संवैधानिक संस्थाएं वो किसके लिए है, जनता के लिए है। तो जनता को स्पष्टीकरण क्यों न दिया जाए। सवाल अगर उठते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कैसे कायम रहेगी, छुपाकर या उनका जवाब देकर, वो भी प्रूफ के साथ। तो ये स्पष्टीकरण होना चाहिए, भरोसा जगेगा इससे, और भरोसा जगने से ही उनकी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। कॉपियों की जांच, गुणवत्ता, इन सब का जो सवाल है, मतलब जल्दी कॉपी काटने का क्या तुक बनता है। आप आराम से काटिए, योग्य अधिकारी चुनना है। एक अयोग्य अधिकारी अगर चला जाता है तो वो सिर्फ एग्जाम प्रक्रिया के लूप होल्स का फायदा नहीं ले रहा है, बल्कि वो जितने वर्षों तक रहेगा अपने ब्लॉक को या जिस भी पद पर पदस्थापित है उसको चूसता रहेगा, उसको बर्बाद करके रख देगा, घून की तरह से उसको खा जाएगा। तो आखिर एक अधिकारी चुना जा रहा है, तो जब एक अधिकारी चुना जा रहा है तो अगर 2 महीना लेट ही कॉपी कटता है तो क्या दिक्कत है, अच्छे से क्यों ना काटा जाए। एक दिन में 50 कॉपी 25 कॉपी, किस स्तर पे, मतलब 10 मिनट में किसी का कॉपी चेक हो जाएगा। अपना कॉपी भी पढ़ना है तो हमको कम से कम आधा घंटा चाहिए। उसके लिए एक टाइम लिमिट तय किया जाना चाहिए कि हाँ, एक दिन में इससे ज़्यादा कॉपियाँ ना काटी जाएं, वो तय किया जाना चाहिए। इसके लिए जेपीएससी को नहीं बल्कि सरकार को नियम बनाने की जरूरत है। अयोग्य शिक्षकों से कॉपी कटवाना, मतलब ठीक है, किसी के लिए हमारे पास शिक्षक नहीं है, माना जाता है उसको लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए अयोग्य शिक्षक बुला लें या कम योग्यताधारी शिक्षकों को बुलाया जाए। ज़्यादा टाइम दिया जाए, अगर एक ही शिक्षक है तो उसी से कटवाया जाए, ज़्यादा टाइम दिया जाए उनको। भाई क्या होगा, 6 महीना में कॉपी काटेंगे। जल्दी करने का क्या तुक्का है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर वर्ल्ड वार छिड़ रहा है। तो समय लेकर योग्य अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण की जानी चाहिए, न कि जल्दबाजी में अयोग्य अभ्यर्थियों को चुना जाए। यह सिर्फ इस बात का संकेत नहीं देता है कि अयोग्य प्रशासनिक विफलता है, बल्कि ये उस सामाजिक स्तर का भी, उसके भी प्रभाव को बताता है कि आखिर
जो अधिकारी चुने जा रहे हैं उनको जल्दी चुनने की जरूरत क्यों है? ये सामाजिक भेदभाव की भी बात हो जाती है। आज ठीक है, किसी को भी चुन लिया जाए, मतलब इस स्तर पे प्रशासनिक विफलता होगी। ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि ये सामाजिक विफलता भी है। आखिर वे लोग समाज में जब जाएंगे तो आखिर क्या करेंगे? और साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी छूट जाते हैं वो समाज में क्या बताएंगे? ये दोनों तरफ से है और इसको हल किया जाना चाहिए। साक्षात्कार को लेकर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं और इसमें कई सुधार किए जा सकते हैं। जैसे पहला नंबर तो इसमें किसी का नाम, कोई भी आइडेंटिटी ना पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है इंटरव्यू को, ये भी एक है। तीसरी बात क्या है कि रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए। आखिर कौन सा स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा ये पहले से तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हो सके तो उस व्यवस्था को तय करने के लिए एक अलग से व्यवस्था और बनाई जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि ठीक है, एक इंटरव्यू बोर्ड है, 3 इंटरव्यू बोर्ड है, इसमें कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे ये कोई तय न करे। क्यों में आते गए वो उसमें चले गए, फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। और एक मिनिमम नंबर सबको दिया जाना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेंस लिख के गया है तो वो तो बेवकूफ़ नहीं होगा। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और कॉन्फिडेंस समय के साथ बढ़ता है। अगर बार बार एक ही एग्ज़ाम कोई फेल करता है, मतलब बार बार अगर विफलता मिलती है, तो अच्छा खासा स्टूडेंट्स भी वो कॉन्फिडेंट खो देता है, कॉन्फिडेंस रह नहीं जाता है कि उसको बता पाए, क्योंकि वो आत्मग्लानि में ही भरा रहता है। तो इसलिए एक मिनिमम मार्क्स दिया जाना चाहिए। वेटिंग लिस्ट कई बार होता है डॉक्यूमेंट के कारण और कई कारणों से जो है जो फाइनल लिस्ट के बाद भी जो है स्टूडेंट्स छट जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो उस हालत में वेटिंग लिस्ट बनाया जाना चाहिए ताकि दोबारा एग्ज़ाम न लेना पड़े बैकलॉग को लेकर। आप उसी वेटिंग लिस्ट में चयन कर लीजिए, अलग से एग्ज़ाम क्यों लेना। तो वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। बाकी कटअप, OMR, मार्कशीट, इवन आपका जो मेंस का कॉपी, इनको डिस्प्ले करने की योजना बनाई जानी चाहिए। वो दिखना चाहिए पब्लिक के पास में, मैं अपना कॉपी देख सकूं, दूसरों को दिखा सकूं। अब सवाल हर एग्ज़ाम को लेकर होता है, मतलब कोर्ट में जाना है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा एक कानूनी ढांचा सरकार और कोर्ट मिलकर तैयार करे जहां स्टे फ्री हो। मतलब सरकार आयोग अधिसूचना जारी करने से लेकर स्क्रूटनी क्यों नहीं कराती है महाधिवक्ता से। मतलब जो भी नियम कानून है उसको लेकर महाधिवक्ता से जब बार बार चीज़ें हो रही हैं, हर बार हो रही हैं, तो कानूनी राय लिया जाना क्यों नहीं जरूरी है। मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम प्रोसेस नियमावली में हो, चाहे आपके नोटिफिकेशन में हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, हर एग्ज़ाम को कराने से पहले अधियाचना को भेजने के बाद सरकार उसके पूरे प्रक्रिया को, उसके नियमों को, उसके नोटिफिकेशन को महाअधिवक्ता द्वारा स्क्रूटनी करा सकती है ताकि कोई लीगल इशू ना हो। साथ ही साथ उस समय उठ रहे मुद्दों को भी सरकार ध्यान में रख सकती है ताकि वो कोर्ट में ना जाए एग्ज़ाम। तो ये किया जा सकता है। दूसरी ओर एक ऐसा स्पेशल बेंच उच्च न्यायालय तैयार कर सकती है, खासकर अभी एग्ज़ाम रिलेटेड सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं से रिलेटेड केस की बाढ़ है और ये अभी एक जन आंदोलन की तरह से पैदा होने लगा है। तो उस हालत में ये बहुत ज़रूरी है कि उच्च न्यायालय भी और सरकार मिलकर एक ऐसा स्पेशल बेंच तैयार करे जहां पर इस तरह के मुद्दों को जल्द से जल्द सुना जाए। एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाने का जरूरत है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत आए या फिर आपका आंसर गलत रहा या फिर हिंदी का ट्रांसलेशन में गलत रहा क्वेश्चन, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी इस तरह का इशू हो, तो आखिर उसकी शिकायत कहाँ की जाए JPSC JSSC के लिए। तो एक गवर्नेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया ही जाना चाहिए
और हो सके तो इसको जेपीएससी से अलग कार्मिक विभाग के अंतर्गत रखा जा सकता है, सीएमओ के अंतर्गत रखा जा सकता है, ताकि वो इसकी निगरानी करें। तो ये किया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट रहेगा कि इसको सीएमओ के अंदर रखा जाए। वहाँ पर एक अधिकारी जो है जेपीएससी जेएसएससी से रिलेटेड गवर्नेंस रिड्रेसल सिस्टम को देखता रहे, इसकी शिकायतों का निवारण करे। आरटीआई जो किए जाते हैं उनका जवाब समय पर दिया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मानसिक तनाव, आयु, उम्र सीमा धीरे धीरे जो है आयु बढ़ती जाती है, उम्र सीमा खत्म होते जाती है। जो वित्तीय नुकसान होते हैं इसके कारण, खासकर प्रशासनिक विफलता के कारण, आखिर इनकी भरपाई कौन करेगा, इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सिस्टम में अगर कोई खराबी हो तो सरकार को ये जरूर तय करना चाहिए कि आखिर वो कौन अधिकारी हैं जिसके कारण इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। मतलब जवाबदेहिता तय किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय हो। बिना उसके कुछ भी रोक पाना मुश्किल होगा। जब तक अकाउंटेबल नहीं होगा संस्था और उसके अधिकारी या उससे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी, चाहे वो नियमावली बनाने को लेकर हो, चाहे उसके पालनकर्ता के रूप में हो, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है ये पूरे सिस्टम को तैयार करना, बस ज़रूरत है कि ईमानदार कोशिश की, ईमानदार लोगों की। अगर बस इतनी सी बात हो जाए तो ये सिस्टम सुधर जाएगा और सरकार इस ओर प्रयत्नरत है। उम्मीद है कि सरकार की कोशिश जो है सफल होगी। बाकी आप लोग भी अपनी तैयारी को कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही ज़रूरी है। आपको लड़ाई के साथ पढ़ाई करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपको अगर सफल होना है तो पढ़ाई करना होगा। तो इसलिए भले आप छात्र आंदोलन का समर्थन करते हो, आपको पढ़ना ही होगा। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और अगर आप झारखंड पर ही टिके हैं, मतलब अगर सिर्फ फोकस झारखंड पर है, तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपका अदर ऑप्शंस हैं सेंटर को लेकर या दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम को लेकर, तो फिर आप उसकी भी तैयारी कीजिए, वो भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस होने चाहिए आज के टाइम में। ऐसे भी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे घटती जा रही हैं, ऐसे भी कम थी, उसमें से जो है इनकी मात्रा और घटती जा रही है। तो इस हालत में ज़रूरी है कि एक साथ कई ऑप्शंस देखें। लेकिन हाँ, जिनका फोकस सिर्फ झारखंड है वो अच्छे से पढ़ाई करें। आपके पास जो समय मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।